तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा टारगेट है वो टारगेट कितना है, एक मिनट हिसाब कर देता हूँ। हाँ, जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि हमारा जो टारगेट है, सॉरी हमारा स्केच नहीं चला पहली बार ही। तो हमारा जो टारगेट है वो मात्र 30 डेज का है, जिसमें हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, वो भी सीयूटी के लिए। किसके लिए? सीयूटी के लिए, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो होने हैं 21 से 31 मई के बीच में। कब से? 21 से 21 टू 31 मई। तो कल हमने बात किया था कि वेद क्या हैं और उनके उपवेद क्या हैं या वेदांग क्या हैं। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं कि उपवेद के बाद। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसा हमने पीछे बात किया था कि वेद क्या हैं, या उसके बाद हमने बात किया था कि उपवेद क्या हैं। इसके बाद हमने देखा था कि वेदांग क्या हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि पुराण क्या है। ये इतना मैंने अगली वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे। इसे साफ साफ दे रखूँ कर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं वेद के बाद। वेद के बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम? ब्राह्मण। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ब्राह्मण। फिर क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्यक। अर्यक। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपनिषद। क्या बाहर की आवाज़ें आ रही हैं आपको? उपनिषद। ठीक है, तो हाँ तो सबसे पहले देखेंगे जो उपनिषद हैं। यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद कितने हैं। ठीक, हाँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है उपनिषद कितने हैं। तो उसमें कितने हैं? 108। कितने हैं? 108। बहुत बार क्वेश्चन बना है ये सीयूसीटी में कि उपनिषद कितने हैं। तो उपनिषद कितने हैं? 108। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। सबसे छोटा उपनिषद, तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? छंदोग उपनिषद। कौन सा है? छंदोग। ओके, हाँ। और यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद से ही, एक मिनट मैं बता देता हूँ उसमें छोटा उपनिषद। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। तो वेद, क्वेश्चन आएगा कि जो हमारा सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन होगा वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद। तो वहाँ कहाँ से लिया गया है? वो हमारा जो लिया गया है वो उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ठीक, हाँ। और यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि इसमें एक उपनिषद है जिसका नाम है क्या? उसका नाम है जबलो। जबलो उपनिषद। क्या है? जबलो उपनिषद। जबलो उपनिषद। हाँ, ये जो जबलो उपनिषद है, यहाँ से जो हमारे 4 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम, बाह्य आश्रम, संन्यास आश्रम, वन आश्रम, जो जितने सारे आश्रम हैं वो यहीं से लिए गए हैं जबलो उपनिषद से। यानी कि जो 4 आश्रम का उल्लेख है वो है हमारा उपनिषद में, जबलो उपनिषद के अंदर में। क्या है? 4 आश्रमों का उल्लेख है। ओके, हाँ। अब और उपनिषद का अर्थ क्या होता है ये तो आपको बताया ही नहीं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। यानी कि जब हम जो गुरु के पास बैठ के जो उपदेश लेते हैं तो उसे कहते हैं उपनिषद। ठीक है, हाँ। और जो अण्यक है ये क्या है? बेसिकली ये जो अण्यक है इसका अर्थ होता है कि जंगल में जब बैठकर हम किसी चीज़ का शांत मन से अध्ययन करते हैं तो उस चीज़ को अण्यक कहते हैं। ठीक, और इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं फिलहाल। तो कोई क्वेश्चन बनता है वो बनता है ब्राह्मण से। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है ब्राह्मण से कि जो ब्राह्मण है इसमें एक ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। क्या ब्राह्मण है? सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण।
तो ये आता है कि क्षत्रप ब्राह्मण से क्या लिया गया है। क्षत्रप ब्राह्मण है उसमें ये उल्लेख है कि जो स्त्री है वो पुरुष की अर्धांगिनी होगी, जो स्त्री है वो पुरुष की क्या होगी, अर्धांगिनी। तो वो जो ये वाक्य है वो लिया गया है, वो उसका उल्लेख उसका उल्लेख है क्षत्रप ब्राह्मण में कि जो स्त्री है वो पुरुष की अर्धांगिनी होगी, पुरुष की अर्धांगिनी होगी, ठीक। और तो बेसिकली जितना क्वेश्चन यहाँ से बनता है मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम जो देखते हैं कि हमने साहित्यिक ग्रंथ पढ़ लिया, मतलब साहित्यिक ग्रंथ में धर्म ग्रंथ पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या पढ़ते हैं हम? इसमें पढ़ते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ओके। जैसा मैंने बताया था कि मैं उसी चीज़ को टच करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ओके। ऐतिहासिक ग्रंथ, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस कोई छोटा सिलेबस होता नहीं है, उसे 30 दिन में ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। बट हम आपको वही चीज़ टच करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, ठीक। तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है इसमें हम देखते हैं कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो लेता हूँ मैं अर्थशास्त्र। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अर्थशास्त्र के जो रचनाकार उनका क्या नाम है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है जरूर यहाँ से। जो अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है चाणक्य। क्या नाम है उनका? चाणक्य। हाँ। और ये जो चाणक्य है इनका एक नाम है कौटिल्य, उपनाम है कौटिल्य। और इनका एक और उपनाम है वो है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त, ठीक। और यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अर्थशास्त्र है वो जैसे मतलब नाम अर्थशास्त्र तो हम लोग सोचते हैं कि वो इकोनॉमिक्स होगी, बट इकोनॉमिक्स नहीं। इसका संबंध किससे है? वो है राजनीति से। किससे है? राजनीति से। ओके। और इसी अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो अर्थशास्त्र है वो उसके कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो वो कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में विभाजित है। और इसके 180 मतलब जो ये अर्थशास्त्र है जो राजनीति के से संबंधित है, जिसका रचनाकार है चाणक्य, इनका उपनाम है कौटिल्य और इनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, ठीक। ये 15 अधिकरणों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। हाँ। और जो ये अर्थशास्त्र है इसकी जो तुलना की गई है वो की गई है द प्रिंस से। किससे की गई इसकी तुलना? तुलना का की गई है द प्रिंस से। किससे? द प्रिंस। जो ये द प्रिंस है ये किसकी रचना है? पूछा जाता है। जो ये द प्रिंस है वो रचना है किसकी? मैकियावेली की। किसकी है? मैकियावेली की। और यहीं पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। जो ये मैकियावेली हैं इन्हें कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक विचारक। क्या कहा जाता है मैकियावेली को? आधुनिक राजनीतिक विचारक। नीचे लिख देता हूँ, आधुनिक राजनीतिक विचारक। तो जो चाणक्य है उनके जो तुलना की गई है वो मैकियावेली से की गई है। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो 3-4 ऑप्शन आएंगे जिसमें चाणक्य भी होगा, तो आपको क्या टच करना रहेगा? चाणक्य को। ओके। हाँ। अब देखते हैं दूसरी ऐतिहासिक ग्रंथ में राजतरंगिणी को। किसको देखते हैं? राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी, ठीक। हाँ। सॉरी राजतरंगिणी।
कि राजतरंगिणी है, तो यहाँ कुछ मतलब कि राजतरंगिणी के जो रचनाकार उनका क्या नाम है, तो जो राजतरंगिणी के रचनाकार उनका नाम है कल्हड़। क्या नाम है? कल्हड़। और यहाँ से कुछ मतलब कि जो राजतरंगिणी है वो किस भाषा में लिखित है, तो राजतरंगिणी किस भाषा में लिखित है? संस्कृत में। किसमें लिखित है? संस्कृत में। ठीक, हाँ। और इसी राजतरंगिणी से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो राजतरंगिणी है इससे हमें कहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है। जो राजतरंगिणी है इससे हमें पता चलता है कश्मीर के बारे में। बेसिकली 1175 से पहले का जो कश्मीर का इतिहास है वो हमें राजतरंगिणी से ही पता चलता है, यानी कि राजतरंगिणी के जो रचनाकार है कल्हड़। ठीक, इसके बाद हम लेते हैं अष्टाध्यायी को। ठीक, किसे लेते हैं हम? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक, हाँ। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो हैं हमारे पर्णी। फिर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अष्टाध्यायी से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है। जो अष्टाध्यायी है यानी कि जो पर्णी की अष्टाध्यायी है इससे मुझे पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में पता चलता है मुझे? मौर्य वंश के बारे में। ठीक, और देखते हैं इसके बाद देखते हैं हम महाभाष्य। क्या देखते हैं हम? महाभाष्य। इसके को जो रचनाकार है वो कौन है? वो है हमारे पतंजलि। तो यहीं से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि पतंजलि किस वंश से संबंधित हैं, किस वंश के जो राजा हैं, शासक हैं, उनके जो दरबार में रहा करते थे। तो ये पतंजलि हैं, ये रहा करते थे शुंग वंश में के समय में। ठीक है, किस वंश के समय में? शुंग वंश। जैसा कि देखेंगे जो हमारा सबसे प्राचीन स्मृति है यानी कि मनुस्मृति, वो भी हमें शुंग वंश के बारे में ही बताती है। ठीक, हाँ। तो हमें जो महाभाष्य है उससे हमें शुंग वंश के बारे में पता चलता है। जो शुंग वंश के जो समय के राजनीतिक घटना या सामाजिक या आर्थिक जो भी परिवर्तन थे या जो चेंजेस थे वो हमें महाभाष्य से ही पता चलता है। इसके बाद हम लेंगे गार्गी साहित्य। क्या लेंगे? गार्गी साहित्य। गार्गी साहित्य। तो इस जो गार्गी साहित्य है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कात्यायन। और इस गार्गी साहित्य से हमें पता चलता है कि जो यमन है वो भारत पर आक्रमण किए थे। इस गार्गी साहित्य से क्या पता चलता है मुझे? कि जो यमन है वो भारत पर आक्रमण किए थे। यमन आक्रमण के बारे में पता चलता है मुझे। तो क्वेश्चन आएगा कि यमन आक्रमण के बारे में मुझे किससे जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी से, अष्टाध्यायी से, महाभाष्य से या गार्गी साहित्य से? तो आपको क्या टच करना होगा आंसर में? गार्गी साहित्य को। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके बारे में हमने देख लिया है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि महाभाष्य के रचनाकार क्या कौन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार क्या कौन, या आपको विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। बहुत बार पूछा जा चुका है। जितना कुछ बताया हूँ, जितने पॉइंट्स वो सीयूटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों को। ठीक, क्या देखते हैं हम? पुरातात्विक साक्ष्य। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, बहुत आसानी से आपका सीयूटी क्रैक होगा और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का आपका सपना भी पूरा होगा। तो पूरा तत्व संबंधी स्रोत। ओके, पूरा तत्व संबंधी स्रोत। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बनता है यहाँ बनता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट कौन है, आर्कोलॉजी कौन है? तो ये जो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी हैं वो है हमारे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है हमारे?
सर एलेक्जेंडर कनिंघम, सॉरी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम, ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी, ओके। हाँ, तो और इसके जो, ठीक है, अब हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी शोधों में सबसे पहले देखेंगे अभिलेख, उसके बाद देखेंगे हम सिक्कों के बारे में। तो पहले क्या देखेंगे, ये लिख लिया ना कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम। जो भी पॉइंट बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एग्जाम के, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखेंगे हम पहले अभिलेख के ऊपर, अभिलेख, अभिलेख। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है यहाँ से कि जो अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? जो अभिलेखों का अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? अब तो अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं इपोग्राफी। क्या कहते हैं हम उसे? इपोग्राफी, इपिग्राफी, इपिग्राफी, ओके। हाँ, याद कर लीजिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? इपिग्राफी। क्या कहते हैं? इपिग्राफी। अब देखते हैं हम अभिलेखों के बारे में। तो लाइन खींचता हूँ यहाँ से फिर से उसी तरीके से हम, कि आपको हम पहले देखेंगे हम हाथी गुफा अभिलेख। क्या देखेंगे? हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक। तो यह हाथी गुफा अभिलेख है, तो इसी से हमें पता चलता है कि जो हमारा भारत है इसे हम भारतवर्ष के नाम से, ठीक है। इसी में सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र किया गया था हाथी गुफा अभिलेख में, क्या जिक्र किया गया था? भारतवर्ष का, ओके। और इसी हाथी गुफा अभिलेख से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हाथी गुफा अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कलिंग राज खारवेल से। किससे संबंधित है? कलिंग राज खारवेल से, कलिंग राज खारवेल से, ओके। कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। और दूसरा अभिलेख देखेंगे हम, बोगाज कोई अभिलेख। कौन सा देखेंगे? बोगाज कोई, ओके। तो ये जो बोगाज कोई अभिलेख है, ठीक। और इसके बाद देखेंगे हम सहगोरा अभिलेख। कौन देखेंगे? सहगोरा अभिलेख, एक मिनट, सहगोरा है क्या? सहगोरा है, सहगोरा अभिलेख, ओके। तो इनके बारे में डिटेल बताएंगे आपको हम। उससे पहले देखते हैं हम भीतरी स्तंभ लेख, ठीक। भीतरी स्तंभ लेख, ओके। जो ये भीतरी स्तंभ लेख है, ये जो भीतरी स्तंभ लेख है, इससे हमें पता चलता है कि जो यवन आक्रमण के बारे में, कि हमारे देश पे जो यवन आक्रमण हुआ था उसके बारे में जो विधिवत जानकारी है वो हमें भीतरी स्तंभ लेख से ही पता चलती है। और साथ में गार्गी साहित्य से भी हमें, जो कात्यायन की जो गार्गी साहित्य से, उससे भी हमें यवन आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। तो इससे क्या पता चलता है मुझे? यवन आक्रमण के बारे में, यवन आक्रमण, ओके। और जो भीतरी स्तंभ लेख है ये किस जो राजा है उनसे संबंधित है। तो जो ये भीतरी स्तंभ लेख है वो जो शासक हैं वो गुप्त वंश के शासक हैं स्कंदगुप्त, ठीक। कौन है? स्कंदगुप्त, हाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्कंदगुप्त जो हैं वो किन शासक के उत्तराधिकारी थे? तो स्कंदगुप्त यानी कि स्कंदगुप्त के फादर का क्या नाम है? तो स्कंदगुप्त के फादर का क्या नाम है? कुमारगुप्त, ठीक। कुमारगुप्त के फादर का क्या नाम था? अब क्वेश्चन बनेगा कुमारगुप्त के फादर का क्या नाम था? तो वो था
चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। हाँ, और चंद्रगुप्त द्वितीय था, इनकी उपाधि बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उनकी उपाधि क्या थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनकी उपाधि का क्या नाम था? उनकी उपाधि थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या नाम, क्या उपाधि थी? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य जब याद आ ही गए तो आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं यहाँ से, विक्रमादित्य। हाँ, तो जो विक्रमादित्य याद आ ही गया तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बता देते हैं। जो विक्रमादित्य है, और जो विक्रमादित्य की उपाधि जो उन्होंने धारण की थी, वो शाक राजा हैं उन्हें पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बट इंडिया में आज तक 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें सबसे फेमस उपाधि किसकी है? विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक। और ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्होंने एक शादी किया था। किससे शादी की थी? लिच्छवी राजकुमारी से, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके साम्राज्य विस्तार में काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प करती है, ठीक। हाँ, इसके बाद देखेंगे हम जूनागढ़ अभिलेख। क्या देखेंगे हम? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित है वो संबंधित है हमारे रुद्रदामन से। किससे है? रुद्रदामन, ठीक। हाँ, और एक यहाँ पे अभिलेख है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख, तो जो नासिक अभिलेख है ये किससे संबंधित है? वो संबंधित है गौतमी बलश्री से। किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से। लिख देता हूँ यहाँ पर, गौतमी बलश्री। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो द्वितीय स्तंभलेख है किस शासक से संबंधित है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे पहले से ये है कि आप पहले से याद रखिए कि जो द्वितीय स्तंभलेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। जो और द्वितीय स्तंभलेख है उससे हमें यवनाकरण के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से संबंधित है, ठीक है। और एक है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग स्तंभ। इस प्रयाग स्तंभ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि किससे संबंधित है, किस शासक से, ठीक। किसकी ये प्रयाग किसकी प्रशस्ति है? ये किसकी है? समुद्रगुप्त की, ठीक। हाँ, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? इसके जो रचनाकार है वो कौन है? हरिसेन, ठीक। और यहीं से बनता है कि जो समुद्रगुप्त हैं इनकी उपाधियाँ क्या क्या हैं। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें तो इधर ऊपर लिख देता हूँ, कहाँ पर, इधर मिटा देता हूँ समुद्रगुप्त के बारे में, ओके। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ना वो सारे यहीं से बनने वाले हैं। समुद्रगुप्त इन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इनकी उपाधि है भारत का नेपोलियन। और इनकी जो भारत का नेपोलियन ये किसने कहा था? किस इतिहासकार ने? तो ये कहा था स्मिथ ने। किसने कहा था? इतिहासकार स्मिथ ने इन्हें कहा था भारत का नेपोलियन। इनकी तो जो दक्षिणापथ की जो विजय अभियान था इन्होंने जो नेपोलियन की जो यात्रा थी उससे तुलना करते हुए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, ठीक है। हाँ, और यही बनती है कि इन्हें कहा जाता है कविराज। क्या कहा जाता है इन्हें? कविराज, ओके। हाँ, और यहाँ पे एक इनकी उपाधि है वो क्या है? वीणा वादक, क्योंकि इनकी एक मुद्रा मिली है जिस पर एक तरफ लिखा हुआ है समुद्रगुप्त और दूसरे पृष्ठ पर इन्हें वीणा लिए हुए दिखाया गया, जिससे इतिहासकारों का मानना है कि ये एक वीणा वादक थे, ठीक। तो इनकी एक उपाधि क्या हो गई? वीणा वादक। और एक और अभिलेख है
इसके बारे में एग्जाम में आता है एहोल अभिलेख, आता है एहोल अभिलेख। ओके। तो जो ये एहोल अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो जो एहोल अभिलेख है ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से, यानी कि होल उसके ऊपर पुल, यानी कि एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ओके। हाँ, और यहीं से पता चलता है जो एहोल अभिलेख है कि जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन द्वितीय है, ये लिखता हूँ पुलकेशिन द्वितीय, और जो हमारे सम्राट हैं हर्षवर्धन प्लस हर्षवर्धन, इन दोनों, ये जो दो शासक हैं इनके मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ठीक है, जो जिसके पता चल जो ये युद्ध है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है मुझे वो एहोल अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। ओके। हाँ, तो और ऊपर कुछ साफ करता हूँ। ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा और फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके। अब देखते हैं ग्वालियर अभिलेख। जो ग्वालियर अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। किससे संबंधित है ये? प्रतिहार नरेश भोज। ओके। और एक और वो है अभिलेख जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देवपड़ा। क्या है? देवपड़ा। जो संबंधित है हमारे शासक हैं, एक बंगाल शासक हैं विजयराज। कौन है? विजयराज से। तो ये विजयराज कहाँ के शासक थे? विजयराज बेसिकली शासक थे बंगाल के। कहाँ के? बंगाल के। ओके। हाँ, तो हमने अभिलेखों के बारे में देख लिया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं, जिसमें हमने पहले देखा कि जो ग्वालियर अभिलेख है वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है, और जो देवपड़ा अभिलेख है वो संबंधित है विजयराज से। जो विजयराज जो शासक हैं वो बंगाल के शासक थे। और देखा जो भीतरी स्तंभ लेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। जो स्कंदगुप्त हैं वो गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है। हाँ, और जो स्कंदगुप्त हैं इनके जो बाद के जो पारवर्ती इनके शासक हैं वो बहुत ही कमजोर शासक थे। चलिए वो रहने दीजिए, वो गुप्त वंश में पढ़ेंगे। हाँ, जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे हमें पता चलता है यौन आक्रमण के बारे में, यानी हूण आक्रमण के बारे में। और जो जूनागढ़ स्तंभ लेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है। और यहीं पर एक और स्तंभ है जो एक मिनट, सॉरी। हाँ ठीक है, जूनागढ़। हाँ ओके। जो नासिक अभिलेख है वो गौतमी बल से संबंधित है। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मुद्रा। क्या पढ़ते हैं? मुद्रा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मुद्रा। ठीक है, क्या पढ़ते हैं अब हम? मुद्रा। तो जो प्राचीनतम मुद्राएं हैं, जो प्राचीन मुद्राएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? आहट। क्या कहा जाता था? जो प्राचीन मुद्राएं हैं उन्हें कहा जाता था आहट। आहट यानी कि प्राचीनतम। ठीक। और जो ये आहट है इसे साहित्य में कहा जाता था, साहित्य में कहा जाता था, लिख लेता हूं, कृष्णक। ठीक है, नहीं सॉरी, कृष्णा। इन्हें साहित्य में कहा जाता था, इस आहट को साहित्य में। ओके। और
यहीं पर एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं हैं, मतलब पहले वो नहीं, मैं देखता हूँ कि जो सोने की मुद्राएं हैं वो सबसे पहले किसने प्रचलित किया था सोने की मुद्राओं को, तो वो किसने किया था? हिंद यूनानियों ने। किसने किया था? हिंद यूनानी, पहली बार। ठीक है, पहली बार जो सोने की मुद्राएं हैं उसे जो प्रचलन में लाए थे वो थे हमारे हिंद यूनानी। पर जो सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं सोने की वो किसने किसने प्रचलित किया, तो वो थे हमारे गुप्त वंश के शासक। कौन थे? गुप्त वंश का शासक। इसीलिए हम इस जो गुप्त वंश है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वो उसका दूसरा नाम है स्वर्ण युग। क्या नाम है? स्वर्ण युग। यानी कि जो गुप्त वंश है उसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाँ। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो सोने की मुद्राएं हैं वो हिंद यूनानी हैं वो प्रचलन में लाए थे, और सबसे ज़्यादा जो सोने की मुद्राएं हैं वो गुप्तों ने चालू किया सबसे ज़्यादा। ठीक, देखता हूँ। हाँ, अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सबसे ज़्यादा सोने की शुद्ध मुद्राएं हैं, यानी कि जो सोने की सबसे शुद्ध मुद्राएं हैं वो किन शासकों ने प्रचलित किया, तो वो कौन थे? हमारे कुषाण। ओके, हाँ, ठीक है। अब सबसे शुद्ध सोने की मुद्राएं कुषाणों ने किया था। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि सबसे पहले सोने की मुद्राएं किन वंश के शासकों ने चालू किया, तो आपको आंसर लगाना है हिंद यूनानी पर। और क्वेश्चन बनेगा सबसे ज़्यादा किस वंश के शासकों ने सोने की मुद्राओं का प्रचलन किया, तो वो थे हमारे गुप्त वंश के। और सबसे शुद्ध जो मुद्रा है सोने की वो जो चालू किए थे वो थे हमारे कुषाण। ठीक है, हाँ। यहीं पर एक स्थान है पुडुचेरी में। कहाँ पर है? पुडुचेरी में। कौन सा स्थान है? उस स्थान का नाम है अरिकमेडु। हाँ, तो ये अरिकमेडु है, यहाँ से हमें रोमन मुद्राएं मिली हैं। कौन सी मुद्राएं मिली हैं? रोमन मुद्राएं। ठीक, हाँ। देख लिया कि गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण युग भी के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हम विदेशी स्रोतों के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? विदेशी स्रोत। हमने अभिलेख पढ़ लिया, मुद्रा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग विदेशी यात्रियों का जो विवरण था उसके बारे में। विदेशी विवरण, जिसे हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला करते हैं हम यूनानी यात्री, यानी जो यूनान से यात्री आए थे। और दूसरा देखते हैं हम चीनी यात्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तीसरा पढ़ते हैं हम अरबी या फारसी। ठीक, और जो चौथा पार्ट करते हैं वो करते हैं हम अन्य। क्या करते हैं हम? अन्य। ठीक, तो पहले हम देखेंगे जो यूनानी है उनके बारे में। ओके, तो ठीक, हाँ। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेसियस का। किसका नाम आता है? डेसियस का। ये जो डेसियस थे ये एक ईरानी राजवैद्य थे। ठीक है, किसका नाम आता है पहला? डेसियस का। डेसियस, जो ये डेसियस थे ये क्या थे? एक ईरानी राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो विवरण लिखा वो जो ईरानी जो अधिकारी थे जो भारत में थे उन्हीं की जो कहानियां हैं या उन्हीं से जो सुना उसी को आधार बनाते हुए अपना विवरण दिया, जिस कारण से इनका जो
जो विवरण है वो बहुत ज़्यादा आकस्मिक है या बहुत ज़्यादा कहानियों से लुप्त है, जिस कारण से बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक दूसरे हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हेरोडोटस हैं इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है या हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो वो है हेरोडोटस। ठीक है। जो ये हिस्टोरिका है, ठीक, इसी में सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का उल्लेख हुआ था, यानी कि जो हिस्टोरिया शब्द है उसका उल्लेख हुआ है हिस्टोरिका में ही। ठीक है। और जो हिस्टोरिका है हेरोडोटस की, इसमें जो विवरण है वो है हमारे भारत और फ्रांस के जो व्यापारिक संबंध था उसका। किसका किसका संबंध है? किसका विवरण है इसमें? भारत का प्लस फ्रांस, सॉरी फारस, संबंध, व्यापार संबंध का। ठीक। और इसके बाद जो हमारे सिकंदर थे उनके साथ 3 यात्री आए थे, या 3 जो लेखक आए थे उनका नाम है नियाकस, ठीक, और एक है इनका एनिस्केटस। क्या है? ठीक। और एक तीसरे जो हैं उनका नाम है अरिस्टोबुलस। क्या है? अरिस्टोबुलस। ओके। तो ये नियाकस हैं, ये जो हमारे में जो सिकंदर हैं उनके क्या थे? उनके जल सेना के सेनापति थे। ठीक। जो इसके बाद हम देखेंगे एक यात्री हुए हैं जिनका नाम है मेगास्थनीज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज। ओके। तो जो मेगास्थनीज हैं ये बेसिकली सेल्यूकस के राजदूत थे। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस थे। और इनकी जो पुस्तक का है वो कौन सी पुस्तक है? उनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? इंडिका। अब यहीं से मेगास्थनीज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे हम एक बार देखता हूँ जल्दी से, इधर साफ करके थोड़ा सा। मेगास्थनीज ये बाद में लिखा जाएगा ना, मेगास्थनीज। हाँ। तो जो मेगास्थनीज हैं ये राजदूत थे किसके? सेल्यूकस के। ठीक। सेल्यूकस के क्या थे? राजदूत। किसके राज दरबार में भारत आए थे? तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार। किसके? चंद्रगुप्त, एक मिनट, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? वो हुआ था 305 बीसी में। ठीक। कब हुआ था? 305 बीसी में। ठीक। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो जब हम मौर्य वंश पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। ठीक है। हाँ, अभी के लिए इस तरह याद रखिए कि जो मेगास्थनीज है उनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, और वो किसके राजदूत थे? वो थे सेल्यूकस के राजदूत। और वो किसके दरबार में आए थे? वो आए थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है। हाँ। और यहाँ चंद्रगुप्त से एक क्वेश्चन बनेगा, चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? जैसा कि अभी बताया कि अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त यानी कि। और हाँ, तो जो चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? हमारे जो चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के रचनाकार, जिन्हें हम मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं, वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि एक और यात्री आए हैं या राजदूत आए हैं जिनका नाम है डाइमेक्स। क्या नाम है इनका? डाइमेक्स। ठीक। अब उसको भी उधर इसका भी पोस्टमार्टम किए देता हूँ।
डाइमेक्स का। ओके, तो जो डाइमेक्स है, डाइमेक्स, ठीक, जो डाइमेक्स हैं ये आए थे बिंदुसार के राज के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में आए थे? बिंदुसार के। ठीक, और जो ये डाइमेक्स हैं ये किसके राजदूत थे? वो राजदूत थे सीरिया नरेस एंटियोकस के। किसके थे? सीरिया नरेस सीरियन नरेस एंटियोकस के। किसके? एंटियोकस के क्या थे? ये राजदूत थे। ठीक है। तो इनके बारे में इतना याद हो गया कि, और जो ये डाइमेक्स हैं ये जब बिंदुसार के शासनकाल में आए भारत, तो इनके जो विवरण है उससे हमें किसका पता चलता है? मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में पता चलता है? मौर्य वंश के बारे में। ठीक। और एक तीसरे क्यों, 1 2 3 4 5 देख लिया। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डायोन्यूसियस के बारे में। किसके बारे में? डायोन्यूसियस। ठीक, इनका भी हम उधर पोस्टमार्टम किए दे रहा हूँ इसे मिटाने के बाद। ओके, डायोनीसियस। हाँ, तो जो डायोनीसियस हैं ये आए थे अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आए थे? अशोक के शासनकाल में। अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम देखेंगे मौर्य वंश में। ठीक है। अभी के लिए बताता हूँ कि जो डायोनीसियस हैं वो अशोक के शासनकाल में आए थे, और किसके राजदूत थे? वो राजदूत थे मिस्र जो नरेश हैं, मिस्र के जो नरेश हैं, मिस्र उनका नाम क्या है? उनका नाम है टालमी। उनका नाम है टालमी फिलिडेपस। एक मिनट, सॉरी। हाँ ठीक है, टालमी फिलिडेपस जो है, जो शासक हैं, उनके जो राजदूत थे डायोनीसियस, वो अशोक शासन काल में भारत आए थे। इनके विवरण से भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और देखते हैं, एक हुए हैं टालमी। ठीक है, टालमी। तो इनकी जो पुस्तक का नाम वो क्या है? वो है भारत का भूगोल। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? नाम है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। ठीक, और एक और यात्री हैं, इनका नाम है प्लेनी। तो इनकी जो पुस्तक का नाम है वो क्या है? नेचुरल ऑफ हिस्ट्री। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? है नेचुरल ऑफ हिस्ट्री। नेचुरल ऑफ, जिसमें से ये बहुत बार पूछा जा चुका है, और मेगास्थनीज के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, हेरोडोटस के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, और टालमी के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहीं पर एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इर्थियंसी। क्या नाम है? पेरिप्लस ऑफ द इर्थियंसी। बट उसके जो लेखक है उनका नाम मालूम नहीं चलता है कि उनके जो लेखक है उनका क्या नाम था। बट इतिहासकारों का ये मानना है कि जो ये पेरिप्लस ऑफ द इर्थियंसी के जो लेखक है वो 80 ईसा के आसपास हिंद महासागर में आया था। ठीक है, क्या मानते हैं इतिहासकार कि जो पेरिप्लस ऑफ द इर्थियंसी का जो लेखक है वह 80 AD में हिंद महासागर में यात्रा की थी। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे हम चीनी यात्रियों के बारे में। तो इसे एक बार साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ, देखते हैं हम लोग चीनी यात्रियों के बारे में। चीनी, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीनी यात्री वो है सबसे
पहले फाहियान, कौन है? फाहियान, ठीक। हाँ, जो ये फाहियान हैं ये आए थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त जो द्वितीय उनके शासनकाल में भारत में, ठीक है। किसका शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक। और ये इनके जो इनका जो विवरण है उससे मुझे जो मध्य प्रदेश के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और ये कितने वर्षों तक भारत में निवास किया? तो ये भारत में कितने वर्षों तक निवास किए? 14 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखेंगे एक है या एक को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चीनी यात्रियों में, वो है व्हेन-सांग। कौन है? व्हेन-सांग, ठीक। तो हमें इनके बारे में एकदम विस्तृत पढ़ना होता है व्हेन-सांग के बारे में। तो जो व्हेन-सांग है इन्हें कहा जाता है शाक्य मुनि, ठीक है, यात्रियों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है। और ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? वो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। और जो व्हेन-सांग है इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का कार्य किया, अध्ययन अध्यापन का कार्य, ठीक। हाँ, और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सुयुकी। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? तो लिखता हूँ सुयुकी, ओके। एक मिनट, सॉरी, बहुत जल्द कैमरे में आते हैं। तो आ गए हैं दोबारा से कैमरे में और देखते हैं कि एक और यहाँ के इसमें इतिहासकार एक और इसमें हुए हैं यात्री जिनका नाम है, लिखता हूँ इधर से, इत सिंह, ठीक है, इत सिंह। अब जो चीनी यात्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फाहियान, व्हेन-सांग और इत सिंह, ठीक। इन ये अब इसके बाद हम देखते हैं अरबी लेखकों, अरबी यात्रियों के बारे में। किसके बारे में? अरबी यात्रियों के बारे में। भाई ये लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। व्हेन-सांग का एक और नाम है शाक्य मुनि नाम है, ठीक है। और इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और मुनि पंडित भी इन्हें कहा जाता है। किसे? व्हेन-सांग को, ठीक है। अब देखेंगे हम अरबी लेखकों के बारे में। अरबी सॉरी, तो जो अरबी लेखक हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन है? अल-बरूनी। कौन है? अल-बरूनी, अल-बरूनी, ठीक है। तो जो अल-बरूनी है इनकी जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम है किताबे हिंद। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? नाम है किताबे हिंद। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है, एक मिनट, सॉरी, इनकी जो पुस्तक है वो उसका नाम है तहकीक ए हिंद, ओके। हाँ, तो जो अल-बरूनी है उनकी दो पुस्तक हैं किताब हिंद और तहकीक हिंद, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ये जो पुस्तकों के लेखक का नाम, ठीक है। और इन एक और अरबी लेखक हुए हैं जिनका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। हाँ, तो यहीं से इब्न बतूता से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि जो इब्न बतूता हैं वो किस सन में भारत आए थे। तो किस सन में भारत आए थे? वो 1313 AD में भारत आए थे, ठीक। एक और क्वेश्चन बनता है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जो इब्न बतूता हैं वो आए थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBD के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक। इब्न बतूता 1333 में भारत आए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए थे, ठीक। और इनकी जो पुस्तक है उनकी पुस्तक का नाम है रिहाला। क्या नाम है? रिहाला। और इनका जो इब्न बतूता के से क्वेश्चन बनता है वो है कि ये किस देश के यात्री थे, कि या कहाँ से या आए थे। तो वो आए थे मॉस्को से। कहाँ से आए थे? मॉस्को से, ओके। हाँ, और इब्न बतूता के जो हैं इन्हें जब दिल्ली आए तो इन्हें दिल्ली के काजी भी नियुक्त किया गया था, यानी कि न्यायाधीश, ठीक है। हाँ,
इन्हें क्या क्या दिल्ली का नियुक्त किया गया था, इन दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वो इनके व्यवहार से प्रभावित होकर इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ठीक, हाँ। इसके बाद 2-3 और हैं जो इतिहासकार जो अरबी में नहीं आते हैं, हालांकि अन्य में आते हैं। वो कौन है? तारानाथ। कौन है? तारानाथ। कि अरबी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यात्री वो सिर्फ अल-बरूनी है और इवन बतूता है, बस इनके बारे में बस यही याद रखना है आपको। जो अल-बरूनी है उनकी पुस्तक का नाम है किताब हिंद और एक पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद। ठीक है। अब देखते हैं अन्य में। ठीक है, जो अन्य लेखक हैं इसमें से देखेंगे जो एक लेखक हुए हैं जिनका नाम है तारानाथ। क्या नाम है इनका? तारानाथ। तो ये जो तारानाथ हैं इनकी जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है कंगयूर और तंगयूर। क्या है इनकी पुस्तक? कंगयूर और तंगयूर। नीचे ने ऊपर लिख देता हूँ, ठीक, पुस्तक को कंगयूर प्लस तंगयूर, इधर लिख देता हूँ तारानाथ। ठीक, याद रखिएगा कि जो तारानाथ हैं उनकी जो पुस्तक है वो पुस्तक है तंगयूर और कंगयूर। ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो ये तारानाथ थे ये कहाँ के यात्री थे, ये कहाँ के लेखक थे? तो ये कहाँ के यात्री लेखक थे? ये थे हमारे तिब्बत के। कहाँ के? तिब्बत के। ठीक। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो कंगयूर है और तंगयूर है इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, या ठीक है, तो वो किसी बात मिलती है, किस जो धर्म है हमारा बौद्ध धर्म, उसके विषय में हमें जो जानकारी मिलती है उसका जो मुख्य जानकारी का स्रोत है वो है हमारा कंगयूर और तंगयूर, जिसके लेखक है तारानाथ। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आज की, और जो हमने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सर्वदा की पेशेंस नाम से, सर्वदा की पेशेंस, और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको सर्वदा की पेशेंस लिखने के बाद लास्ट में सिर्फ 86 लगाना है। आपको अगर हमसे पर्सनली बात करना है तो हमारा नंबर है 8696984900। ओके, जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और 5 सब्सक्राइबर भी ऐड करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए और मज़ेदार क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।